भारत ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रहा है। देश ही नहीं पूरी दुनिया लॉकडाउन है। ऐसे में अर्थव्यवस्था का पहिया अटक गया है और इस अर्थव्यवस्था के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के एक पैकेज की घोषणा की है और सबसे ज्यादा जोर दिया है आत्मनिर्भर भारत पर। साथ ही साथ उन्होंने मंत्र दिया है वोकल ऑन लोकल, यानी स्वदेशी माल को हम प्रमोट करें। कैसे हम ये कर सकते हैं और इसकी देश में अलग जगाने वाले पहले व्यक्ति हैं स्वामी रामदेव। वो हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव जी, आपने ये सपना देखा था कि हम स्वदेशी पर आगे बढ़ें और आपने देखा कि परिस्थितियां ऐसी आई, एक विपरीत परिस्थितियां ऐसी आई कि हम इसको अवसर में बदल सकते हैं। आज सबसे पहले गृह मंत्री ने यह किया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कैंटीन है उसमें स्वदेशी माल मिलेगा। अब मुझे आप ये बताइए कि हम इसको अवसर में कैसे बदले। दीपक भाई, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा हौसला देश को दिया है कि हमें लोकल को ग्लोबल करना है, लोकल के लिए हमें वोकल होना है, और इसके लिए करीब 20 लाख करोड़ रुपए का तो अभी पैकेज दे दिया और जरूरत पड़ी तो मैं तो कह रहा हूँ आगे भी 5-10 लाख करोड़ रुपए और मोदी जी दे देंगे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लेकर के उसके लिए अलग अलग प्रकार के जो है क्वालिटी पैरामीटर्स से लेकर के एक ब्रांड मेकिंग के लिए जो एक एक्सरसाइज करनी पड़ती है उससे लेकर के, और विदेशी कंपनियों का जो एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, उनके पास एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत होती है, उनके पास में हजारों करोड़ रुपए सरप्लस उनके पास में मनी होती है। इससे हमें मीट आउट करना है तो निश्चित रूप से चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन हम इसमें कामयाब होंगे और पतंजलि ने ये कामयाबी की मिसाल कायम की है। तो चुनौतियां बहुत हैं और एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, माने बच्चों के खिलौने से लेकर के हमारे देवी देवताओं और भगवानों के चित्र तक वो चाइना से बन करके आते हैं, और विदेशी कंपनियों का बहुत तरह से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके बीच में ये राह आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपने कहा नामुमकिन भी नहीं, और मुझे पता है कि आपकी डिक्शनरी में शायद नामुमकिन शब्द है नहीं, वरना इतनी बड़ी पतंजलि नहीं खड़ी हो पाती। मैं ये जानना चाहता हूँ स्वामी जी, अभी एक परिस्थिति बनी है पूरे देश में, चीन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हम चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, हमको नहीं लेना चाहिए। मैं यूयू में खुद गया था और मैंने देखा कि किस तरह से वहाँ भगवानों की मूर्तियाँ बन रही हैं, चाहे साईं बाबा हो, चाहे गणेश हो, चाहे भगवान शिव हो, किस तरह से वहाँ पर लाइट्स बन रही हैं, किस तरह पर वहाँ चाइनीज पटाखे बन रहे हैं, किस तरीके से वहाँ होली के रंग बन रहे हैं। क्या आपको लगता है, आप आह्वान करेंगे कि चीनी प्रोडक्ट का अब हम बाइकआउट करें? देखिए, बहिष्कार ये सबसे बड़ा हथियार है। इस अहिंसक क्रांति की स्वयं महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। जब बंग भंग के बाद में 1902, 3, 5 में स्वदेशी आंदोलन बहुत ऊंचे पर बढ़ा था और स्वदेशी ही इस देश की स्वाधीनता का सबसे बड़ा आंदोलन बना था। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि स्वदेशी का सब तरह से बहिष्कार करें और एक मन में एक जज्बा, एक संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे आज से 25 साल पहले लगभग मैंने संकल्प ले लिया था कि मुझे किसी भी प्रकार के विदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकल्प खड़ा करना पड़ेगा पूरे देश में, जो मोदी जी ने आह्वान तो कर दिया है और मुझे विश्वास है ये बात अब बहुत दूर तक जाएगी। मैं खासतौर पर चाइना की बात कर रहा हूं आज की परिस्थितियों में। क्या स्वामी जी कहेंगे कि चाइनीज प्रोडक्ट का हम बहिष्कार करें? आपकी जानकारी के लिए मैंने अपने कुटिया में, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा रहता हूँ, वैसे तो मैं कोई फिल्म आदि देखता नहीं हूँ, मेरे टीवी से लेकर के, मेरे मोबाइल से लेकर के, मेरी गाड़ी से लेकर के कोई मैं विदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे ही हम सबको संकल्पित होना पड़ेगा कि हम स्वदेशी को ही अपनाएंगे सभी क्षेत्रों में, और मैंने इसको जिया है पिछले 3 दशकों में। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं, खाली चाइनीज ही नहीं, तमाम एमएनसीज का बहिष्कार कीजिए और इस देश से मोहब्बत कीजिए। मैं स्वामी जी, अब पतंजलि अपना एक्सपांशन करेगा, आप कौन कौन से स्वदेशी प्रोडक्ट और लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अब तो स्कोप बहुत बढ़ गया है। आपने टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स, दुनिया की तमाम चीजों की बात करी। आपके दिमाग में कोई प्लान है स्वामी जी? देखो दीपक भाई, नए ब्रांड लॉन्च करना, उनको स्टेब्लिश करना, और ये इतना आसान नहीं है। आप जानते हो कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य हो,
तो नए अभी सेक्टर्स में तो जाने की ज़्यादा भी कोई योजना नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम करीब 1000 प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर रखे हैं बाजार में, और उसमें मेडिसिन्स हैं, फूड है, नॉन फूड हैं, एडिबल ऑयल है। आज 5 लाख टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है मंथली हमारी, 5 लाख टन। अभी हाँ इतना ज़रूर है, करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग एडिबल ऑयल, यदि पतंजलि को जिम्मेदारी दी जाए तो हम 1 लाख करोड़ रुपए तक का एडिबल ऑयल हिंदुस्तान में आगे आने वाले 5 सालों में हम प्रोडक्शन कैपेसिटी हम बिल्डअप कर सकते हैं। 1 लाख टन, सॉरी 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ हम जो है रुपए देश का बचा सकते हैं। ये जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ा प्रण है स्वामी जी। स्वामी जी एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बड़ा मुद्दा उठाया जनसंख्या को लेकर। लोग ये कहते हैं कि चाइना ने सक्सेस और अपनी जो ग्रोथ थी, फिस्कल ग्रोथ या ये कहें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तब तेज किया जब वो जनसंख्या नियंत्रण का कानून लेकर आया। भारत में भी ये मांग काफी दिनों से उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट में कई तरह की इस तरह की पिटिशन भी विचाराधीन है, सरकारों के सामने प्रेजेंटेशन भी हुए हैं। क्या आपको लगता है कि स्वदेशी के मूल मंत्र को अपनाने के लिए हमको जनसंख्या नियंत्रण के कानून के बारे में भी सोचना चाहिए? दीपक भाई, कोई भी देश को हमें सब प्रकार से सक्षम बनाना है, समर्थ बनाना है। इकोनॉमिक दृष्टि से, सैन्य ताकत की दृष्टि से, हेल्थ एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। अब अपने देश में माना कि 50-60 करोड़ लोग अच्छे खासे ताकतवर हैं, उसमें से 1-2 करोड़ काफ़ी अच्छे ताकतवर हो गए हैं, 20-25 करोड़ लोग जो है मिडिल क्लास में सम्मिलित हो गए हैं, कुछ अपर मिडिल क्लास में चले गए हैं, तो अलग अलग कैटेगरियाँ बनी हुई श्रेणियाँ। लेकिन हमारे देश में 80 करोड़ के करीब लोग वो काफ़ी चुनौती भरी जिंदगी जीते हैं। तो अभी जितने लोग हैं इनको तो हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल कर लें, ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर लें, आगे से हम कंट्रोल कर लें, तो कई दिशाओं से हेल्थ, एजुकेशन, फिर पॉपुलेशन, फिर एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिसर्च डेवलपमेंट, फिर क्वालिटी कंट्रोल, फिर ब्रांड मेकिंग, और फिर पूरे देश का एक जज्बा कि हमें स्वदेशी खरीदना है, स्वदेशी ही उपयोग में लाना है। तो कई दिशाओं से इस देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। और पहले मैं अकेला इसके लिए जद्दोजहद करता रहता था। लोग मुझसे प्रश्न पूछते थे, बाबा जी आप फकीर होकर के ये सब काम क्यों कर रहे हो, अब तो वजीर कह रहे हैं। तो मुझे लगता है अब फकीर और वजीर मिल करके पूरा हिंदुस्तान की ये पूरी जनता मिलकर के, समाज मिलकर के, पूरी कायनात मिलकर के आगे बढ़ेगी, तो हम ये बड़े लक्ष्य भी प्राप्त कर सकेंगे। और जनसंख्या को भी नियंत्रित करने के लिए लोगों में एक समझदारी और जिम्मेदारी पैदा होगी। और इसके लिए तो कोई कठोर कानून भी बनाना पड़ा तो सरकार को जरूर बनाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, आपने बड़ी दो टूक अपनी बात कही। स्वामी जी एक और मुद्दा है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। हाल ही में कुछ संगठन मांग उठा रहे हैं कि जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है, जब हम इस्लामिक देशों के अंदर इंपोर्ट करते हैं, अपने एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं अपने सामान को, तो वहां पर ये मैंडेटरी है। भारत में भी 2013 से ये प्रचलन शुरू हो गया हलाल सर्टिफिकेट का। यहाँ के रेस्टोरेंट भी रखने लगे, मल्टीनेशनल चेन्स भी रखने लगे, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये सर्टिफिकेशन अभी टोटल प्राइवेट हाथों के अंदर है, क्या सरकार को इनिशिएशन लेकर इसको प्राइवेट हाथों से निकाल के सरकारी हाथों में लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हलाल के बारे में भ्रांतियां बहुत है दीपक भाई। हमको भी इसका सामना करना पड़ा कि आपने हलाल सर्टिफिकेट क्यों लिया। पहले तो सरकार को आपने सच कहा कि इसको नियंत्रण में लेना चाहिए, बस सरकार इसको यदि नियंत्रित करे तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक बात और कहता हूँ, कुछ लोगों ने इसके बारे में हवा भी ज़्यादा खड़ा किया है कि हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए माले हमको 5,000 रुपये खर्च करने पड़े, लेकिन हमने सैकड़ों करोड़ रुपए का टर्नओवर किया और उन देशों से पैसा लेकर के आए हम। तो कुछ लोगों ने ये मुद्दा बनाया कि 5,000 रुपये आपने उन संगठनों को दे दिए जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं, फिर वो किसी न किसी गतिविधि में सम्मिलित होते हैं। तो भाई पहली बात तो यह कि हलाल सर्टिफिकेशन का कार्य ये सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिए। दूसरी बात, हलाल कोई प्रोडक्ट होता है तो उसमें कोई मांसाहार होता है जरूरी नहीं। उनको ये होता है कि भाई इसका मतलब वो वहाँ पर कोई गैर इस्लामी एक्टिविटी, अर्थात जैसे हम कोई दवाई देते हैं
हम तो गोमूत्र भी बनाते हैं, जो कि मुस्लिम लोगों में नहीं बेचते हम, यद्यपि हिंदुस्तान में बेचते हैं उसको, लेकिन पतंजलि के पास हलाल सर्टिफिकेट है। कोई एक भी मांसाहार का प्रोडक्ट नहीं बनाते, फिर भी हमको लेना पड़ा, क्योंकि हमको सऊदी अरबिया से लेकर के जो है इधर यूएई से लेकर के सारे दुबई से लेकर के सारे देशों में हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। तो अब इसको सरकार को इसके ऊपर भी एक नई पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए, मैं मानता हूं, और उसको पूरी दुनिया के साथ में एक राजनयिक प्रयास करके और उसको एक्सेप्टेंस दिलानी चाहिए। ठीक, आप कह रहे हैं, और क्योंकि अगर हम भारत के बाहर के देशों में व्यापार करना चाहते हैं तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इस इकोनॉमी को जानबूझकर प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद एक इतने बड़े एक संस्था चलाते हैं जो चैरिटेबल संस्था है, लेकिन दुनिया भर के हर प्रोडक्ट बनाती है। आपका क्या मानना है, क्या इस इकोनॉमी को बैकडोर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? क्योंकि 2013 से सडनली ये चलन एकाएक बढ़ गया एक कॉन्फ्रेंस के बाद। देखिए, चैलेंजेस तो मैंने कहा ना इसमें बहुत हैं, और इसको ज़रूर सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिए। और वैसे आप इन टोटलिटी आप देखेंगे तो जब पैसा इन विदेशी कंपनियों के पास में जाता है तो चीन के पास में लाखों करोड़ रुपए हमारा हर साल जा रहा है, ऐसे यूरोप के देशों में जा रहा है, अलग अलग मलेशिया में, इंडोनेशिया में जा रहा है। मलेशिया जब जम्मू कश्मीर की बात आई तो मलेशिया के साथ जाके खड़ा हो गया। मलेशिया जो है वो भारत के विरोध जाकर के खड़ा हो गया। वहां से हम लाखों करोड़ रुपए का, 1 लाख करोड़ रुपए के करीब का जो है, उससे कभी ज्यादा का भी पाम ऑयल खरीदते हैं। जी बिल्कुल। तो उन सब देशों को जिनको पैसा दे रहे वो अंततः गत्वा, चाहे पाकिस्तान है, चाहे चाइना है, मलेशिया है, ये हमारे शत्रुता में खड़े हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में? देखो दीपक भाई, अल्टीमेटली तो देश को एडिबल ऑयल से लेकर के एनर्जी के सेक्टर से लेकर के एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में और मिलिट्री पावर में, सब चीज़ों में हम आत्मनिर्भर बना सकते। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है, साइंटिस्टों की कमी भी नहीं है। हम सभी दिशाओं से भारत को आत्मनिर्भर बना पाएंगे, तभी पूरी दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। नहीं तो ये छोटी छोटी समस्याएं आकर के हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी और हम बेबस लाचार नजर आएंगे। इसलिए एक बार थोड़ा साहस करने की जरूरत है दीपक भाई। हम दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं और कल को दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। भारत इकोनॉमिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पूरे विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा। वो ताकत हमारे पास में है जो पहले कभी मनु महाराज ने कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्व मानवा। इस बात को हम दोबारा इस धरती पर, धरा जमीन पर उतार पाएंगे। और जो कल मोदी जी ने कहा, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, इस धरती का भी कल्याण भारत के उत्थान में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और मैं भारत ताकतवर होगा तो पूरी दुनिया में शांति समृद्धि कायम होगी। मैं आज से आपके सामने एक प्रण ले रहा हूं स्वामी जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, इसीलिए आपके सामने ले रहा हूं। आपने जैसे 40 साल पहले कहा था कि कोई भी विदेशी चीज नहीं, आज से मैं भी, जो पुरानी चीजें हो गई वो हो गई, लेकिन आज से विदेशी ब्रांड मेरे लिए नहीं, ये मैं आपके सामने शपथ ले रहा हूं। क्या बात है, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा और दूसरों को भी आपका एग्जाम्पल दूंगा। दीपक भाई, आपने मेरे दिल को जीत लिया आज। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप हमसे जुड़े, इतने खुलकर आपसे बात की। और हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत, जिसकी कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंबकम से है, वो भारत विश्व का नेतृत्व आने वाले समय में जरूर करेगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।